हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। ये आपका हिस्ट्री का लेसन 6 है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी ये उसके ऊपर बेस्ड है लेसन। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक है ये कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट यानी कि जो क्रांति हुई थी उसके क्या कारण थे। मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट, जो प्रमुख घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ था, वो खास खास बातें इस रिवॉल्ट की, उसके बारे में हम जानेंगे। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट, कि जो रिवॉल्ट ये क्रांति जो हुई थी ये फेल हो गई थी, ये सफल नहीं हो पाई थी, तो उसके क्या क्या कारण रहे असफल होने के, उनके बारे में हम जानेंगे। और रिजल्ट क्या हुआ कि ये क्रांति जब फेल हो गई तो उसके बाद उसके क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम हुए, उसके बाद क्या हुआ, वो भी हम जानेंगे। यहाँ पे जब टेक्स्ट शुरू होता है तो ये यहाँ हम देख सकते हैं, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the most severe outburst of anger and discontent accumulated in the hearts of various sections of the Indian society ever since the inception of British rule in Bengal, following the Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar। तो ये जो 1857 की क्रांति हुई थी ये एक बहुत ही गंभीर परिणाम था उस चीज़ का कि जो गुस्सा और असंतुष्टि के लोग जो सेटिस्फाई नहीं थे, और वो उनका जो गुस्सा और जो उनकी असंतुष्टि थी वो धीरे धीरे करके इकट्ठी होती जा रही थी। और वो जब काफ़ी ज़्यादा ये असंतोष और ये गुस्सा जब भर गया लोगों में, तो इस तरह से वो फूटा जिसका कि परिणाम था ये क्रांति। और जब से ब्रिटिश रूल जो है बंगाल में स्थापित हो गया था, जो प्लासी की लड़ाई हुई थी 1757 में, और उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो इन लड़ाइयों के बाद ब्रिटिश जो हुकूमत थी वो काफ़ी मजबूती से पहले बंगाल में और फिर बाकी के हिस्सों में फैल गई। और उनकी इस हुकूमत के बाद जो उनके अंग्रेज़ों के जो काम करने के तरीके थे और जो उनके नियम कानून थे, उससे पब्लिक में, लोगों में, जनता में इतना गुस्सा और असंतुष्टि थी कि वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर फिर ये क्रांति के तौर पर सामने आई। British historians called it a sepoy mutiny, and the Indian historians termed it as the first war of independence। तो जो अंग्रेज़ इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसको नाम दिया, इस क्रांति को, सीपॉय म्यूटनी। सीपॉय का मतलब होता है सिपाही, सिपाहियों की बगावत। और जो भारतीय इतिहासकार रहे हैं उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता का पहला युद्ध या महासंग्राम या संग्राम के नाम से इसको उन्होंने बताया। Though the revolt was started by the Indian soldiers in the service of the East India Company, it soon proliferated all over the country। कि वैसे तो ये जो रिवॉल्ट था वो अंग्रेज़ सेना में जो भारतीय सिपाही भर्ती थे और उनके लिए काम करते थे उनकी तरफ से ये शुरू हुआ था, लेकिन ये जल्दी ही पूरे भारत में, पूरे कंट्री में ये फैल गया था। Millions of peasants, artisans and soldiers fought heroically and sacrificed their life so that others might live in freedom। और लाखों जो किसान और कामगार और सैनिक रहे थे वो काफ़ी बहादुरी से इसमें लड़े और उन्होंने अपने जीवन का, ज़िंदगी का भी बलिदान कर दिया जिससे कि दूसरे लोग स्वतंत्रता से रह सकें। Hindus and Muslims kept their religious differences aside and fought together in order to free themselves from foreign subjugation। हिंदू और मुसलमान भी जो उस वक्त के थे उन्होंने अपने जो मतभेद थे, धार्मिक मतभेद थे, धर्म की वजह से जो उनमें थोड़ा बहुत मतभेद रहते थे या झगड़ा रहता था, उस झगड़े को भी, मतभेद को भी उन्होंने एक तरफ रख दिया था इस क्रांति की वजह से, और मिलकर लड़े थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ। कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट, तो ये जो कारण थे वो इस क्रांति के क्या क्या थे। एक तो था इकोनॉमिक कॉज यानी आर्थिक कारण। द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश कॉज्ड ग्रेट हार्डशिप एंड मिजरी अमंग द पीजेंट्स। कि जो ज़मीन का जो
टैक्स का सिस्टम था, लगान का सिस्टम था जो ब्रिटिश हुकूमत ने जो है लागू किया था, वो इतना मुश्किल था और उससे किसान लोग इतने परेशान थे कि वो बहुत ज़्यादा इससे नाखुश थे। अंडर द ज़मींदारी सिस्टम, फॉर इंस्टेंस, द पीजेंट्स वर ऑप्रेस्ड बाय द ज़मींदार्स एंड एक्सप्लॉइटेड बाय द मनी लेंडर्स। उस वक्त का जो ज़मींदारी सिस्टम था, उदाहरण के लिए ये बताया जा रहा है यहाँ पर कि उस ज़मींदारी सिस्टम से ही किसान बड़े परेशान थे, दबाव में रहते थे, उनको दबाया जाता था और ज़मींदार वगैरह उनका, ज़मींदार और जो साहूकार होते थे जो पैसा उनको कर्ज पे देते थे, वो इनका शोषण करते थे। इफ़ द कल्टिवेटर्स फेल टू पे द लैंड रेवेन्यू टू द ज़मींदार्स और रिटर्न द लोन्स टू द मनी लेंडर्स ऑन टाइम, दे वर ऑफन फ्लॉग्ड, टॉर्चर और जेल्ड। अब जो ये खेती किसानी करने वाले लोग थे, इनको क्या होता था कि अपनी खेती के लिए कभी लोन भी लेना पड़ता था साहूकारों से, और लोन के अलावा इनको टाइम टू टाइम जो टैक्स लगान भरना होता था ज़मींदारों के पास, वो भी इनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती थी कि ये दें टाइम से। तो अब अगर इनकी फसल कभी ठीक नहीं हुई या कोई और परेशानी की वजह से ये टाइम पर लगान नहीं चुकता कर पाए या जो लोन लिया था उसका पैसा चुकता नहीं कर पाते थे, तो इनको बड़ा टॉर्चर किया जाता था, जेलों में डाल दिया जाता था या कोड़ों की सज़ा, कोड़ों से मार के पीट के इनको सज़ा दी जाती थी। द impoverishment of the peasantry led to numerous famines। और इसकी वजह से जो गरीबी पैदा हुई, क्योंकि गरीबी कैसे आएगी कि मान लीजिए किसी साल फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन जो लगान है वो नहीं छोड़ा ज़मींदार ने, और साहूकार को अपना पैसा चाहिए, तो वो दबाव दे के, सज़ा दे के किसान से वो पैसा अगर उससे ले लिया जाए तो उसके पास तो कुछ बचेगा नहीं। अब अगर वो, उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो गरीबी में जाएगा वो। तो इस गरीबी की वजह से जो खेती किसानी थी उसने काफ़ी बार अकाल भी का भी सामना किया, क्योंकि जब किसान के पास पैसा नहीं बचेगा तो वो अपनी फसल आगे के लिए नहीं बो पाएगा, बीज वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर पाएगा या ठीक से खाद पानी नहीं दे पाएगा, तो क्या होगा, किसानी ठीक से नहीं हो पाएगी, फसल ठीक से नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से उसको खेती किसानी को काफ़ी नुकसान ये इन इस तरह की नीतियों से, इस तरह के काम करने के तरीके से होता था। द interests ऑफ द इंडियन इकोनॉमी was sacrificed for the interests of British trade and industry। और यहाँ की जो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी, यहाँ जो कामकाज होता था, उसको पूरी तरह से मिटा दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेज़ थे, उनके काम धंधे और उनकी जो फैक्ट्रियाँ हैं वो चलें। This led to the utter collapse of traditional handicrafts industries। Nothing was done by the government to develop modern Indian industries। Indian artisans and craft persons were ruined। और उनकी जो नीतियाँ, गलत नीतियाँ थीं, उससे क्या हुआ कि यहाँ का जो पारंपरिक हस्तशिल्प का काम होता था भारत में, हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती थीं, लोग बाग अपने छोटे छोटे लेवल पे अपने घरों में, अपने आसपास को करते थे, सामान बनाते थे, फिर वो उनका बिकता था, उससे उनकी कुछ आर्थिक स्थिति ठीक रहती थी। कभी अगर किसानी ठीक नहीं हो पाई तो बाकी इस तरह के कामों से वो अपना गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन जो अंग्रेज़ हुकूमत थी, उसकी जो पॉलिसीज़ थी, उससे ये सारी इंडस्ट्री भी काफ़ी कमज़ोर होकर और ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गई थी। नथिंग वॉज डन बाय द गवर्नमेंट टू डेवलप मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री। और आधुनिक जो इंडस्ट्री थी, कि पुराने अगर काम को मान लीजिए वो नहीं सही तरीके से हो पा रहा है या उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ से उसको नुकसान हुआ, तो उसके बदले में भी अंग्रेज़ सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि कम से कम आधुनिक जो फैक्ट्रियाँ थीं, नए ज़माने की जो फैक्ट्रियाँ या मशीनें थीं, उनके ऊपर भी कोई अच्छा काम नहीं हुआ, जिससे कि पुराना जो काम होता था वो भी ख़त्म हो गया और नए के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो इंडियन आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर रून्ड। और इस तरह से जो भारत के कामगार लोग थे और जो हाथों से शिल्प वगैरह में लगे रहते थे, सामान बनाया करते थे, वो सारे लोग एक तरीके से तबाह और बर्बाद हो गए। द एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स was followed by large scale unemployment and economic distress। When Awadh was annexed, the administration was replaced by company administration। As such,
hundreds of court officials and their subordinates lost their means of livelihood. और एक और जो उनकी पॉलिसी थी एनेक्सेशन यानी कि विलय की, जो दूसरे यहाँ के जैसे राजा या नवाब या रियासत के जागीरदार वगैरह जो हुआ करते थे, उनके राज्य को उनके अंडर में जिस जगह के ऊपर, जिस नगर के ऊपर, जिस कस्बे के ऊपर वो लोग राज किया करते थे, उसको अंग्रेज़ सरकार अपने राज्य में मिला लेती थी ज़बरदस्ती। और इससे क्या होता था कि जो वहाँ के लोग थे जो उसमें राजकाज में लगे रहते थे, कोई मंत्री था, कोई आर्मी को देखता था, सेना को, कोई और दूसरे काम देखता था, तो ये सब लोग भी बेरोजगार होने लगे। ये इसी तरीके से है कि अगर मान लीजिए कहीं पर गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को भंग कर दिया जाए तो उस गवर्नमेंट को चलाने वाले सारे लोगों के पास से वो काम चला जाएगा, वो लोग क्या करेंगे। तो इसी तरीके से उस टाइम पे ये होता था, जो राज करता था और उसके साथ में जो पूरा उसके दरबार के लोग जो राज का चलाया करते थे उसके साथ, तो उनको भी ये लोग हटा दिया करते थे, उनके पास से वो काम लेके अपने लोगों में जो अंग्रेज़ सरकार के जो लोग वफादार या अंग्रेज़ ऑफिसर वगैरह जो हुआ करते थे, ये उनको दे दिया करते थे वो काम। तो वो लोग भी बेकार हो गए थे, तो उन लोगों में भी ये असंतोष और ये नाराज़गी पनप रही थी, जो लोग राजकाज में लगे हुए थे। और दूसरे जो जिनके अभी राज्यों को विलय नहीं हुआ था, उनके दिमाग में भी ये डर रहता था कि जिस तरह से दूसरे लोगों के राज्यों को अपने में ये लोग मिलाने के लिए कुछ भी गलत तरीका अपना लेते हैं, तो ऐसा दूसरों के साथ भी होगा, तो ये उनमें भी डर और गुस्सा रहता था। पोएट्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स एंड आर्टिजन्स डिपेंडेंट ऑन रॉयल पैट्रनेज ऑल्सो लॉस्ट देयर जॉब्स। और जैसा कि हमको अगर पढ़ा होगा हमने, तो ये जानते होंगे हम कि पुराने ज़माने के राजे महाराजे और बादशाहों के दरबार में वो लोग चूँकि कला की कदर करते थे, तो जो कवि या शायर या संगीत गाना बजाने वाले आर्टिस्ट, जो कलाकार वगैरह होते थे, और जो अच्छा काम करने वाले, किसी भी तरह का काम करने वाले जो अच्छे लोग होते थे, अच्छे कलाकार होते थे, उन सबको राजा की तरफ से, बादशाह की तरफ से या नवाबों की तरफ से संरक्षण दिया जाता था। उनको कुछ पैसा इस तरह का दिया जाता था कि महीने का उनका फिक्स रहता था, और वो एक तरीके से शाही या दरबारी, उसमें उनका कुछ स्थान, कुछ पोस्ट उनकी रहा करती थी। जैसे कि राजवैद होते थे, और जैसे अकबर के दरबार में नौरतन होते थे, उसमें तानसेन भी थे, जो बहुत अच्छा जो है उनका संगीत के वो बहुत बड़े महारथी थे। तो इस तरह से उन लोगों की भी जो है ये जॉब्स वगैरह या जिस चीज़ से उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था वो चला जाता था, क्योंकि अंग्रेज़ सरकार की नज़रों में इन सब चीज़ों की कोई अहमियत नहीं थी कि कोई अगर कवि है, कोई अगर संगीत या गायक वगैरह है, तो उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं था। वो उनको हटा के और उनकी सारा जो पैसा वगैरह उनको मिलता था वो सब बंद कर देते थे। लैंडलॉर्ड्स also suffered from a sense of insecurity. Thousands of jagirs were confiscated by Bentinck and Dalhousie when they were unable to produce written title deeds of ownership. और पहले के क्या होता था कि जो राजा या बादशाह हुआ करते थे, वो जैसे किसी को जागीरदार बना देते थे, रियासत उसको सौंप देते थे, किसी भी बहादुर अपने से पेशालार को या किसी से भी जिससे भी खुश होके, तो वो अगर उधर की रियासत संभाल रहा है या जागीर संभाल रहा है। और अंग्रेज़ों ने जब ये किया कि अगर उन जागीरदारों के पास लिखित में अगर कोई प्रूफ नहीं होता था, तो वो उन लोग को भी हटा देते थे। तो ऐसी कई जागीरें थीं जो कि अंग्रेज़ी जो ये ऑफिसर थे अंग्रेज़ सरकार के, बेंटिक और डलहौजी, जो कि गवर्नर जनरल रहे अंग्रेज़ सरकार में, तो उन्होंने अपने इस रवैये से, इस तरीके के काम से काफ़ी सारी हज़ारों जो रियासतें और जागीरें थीं वो उनसे छीन ली थीं, जो जागीरदार उसको चला रहे थे। यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि ये 1857 का एक चित्र यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से ब्रिटिश घुड़सवार सेना और उनके जो विरोधी थे उनके बीच में ये लड़ाई हो रही है। When Awadh was annexed,
The estates of the zamindars and talukdars were confiscated by the British. They became sworn enemies of British rule. तो जब ये अवध का यानी लखनऊ का राज यहाँ नवाब थे पहले वहाँ पे, और उनकी रियासत को जब अंग्रेज़ों ने अपने राज में मिला लिया तो वहाँ के जो ज़मींदार और तालुकदार थे उन सबको ब्रिटिश सरकार ने उनका अधिग्रहण कर लिया था, और वो सारे लोग ब्रिटिश हुकूमत के एक तरीके से दुश्मन बन गए थे। राजनीतिक कारण भी थे, पॉलिटिकल कॉजेज़। तो लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी, लॉर्ड डलहौजीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन कॉज्ड एन अप्रोर अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। द लास्ट पेशवा बाजीराव टू adopted son Nana Sahib was deprived of the pension of his father which he was receiving. Rani Lakshmibai's adopted son was not given the throne after the death of his father. तो एक ये राजनीतिक कारण भी थे कि जो वहाँ के जितने भी राजा और ये सब थे उनको ये पता था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो कुछ ना कुछ तरकीबें ऐसी लगा रही है कि जिससे सारे जो यहाँ के भारत के अलग अलग जगहों पे जो राजा या नवाब या कोई भी और जो लोग राज कर रहे हैं या राजघराने के जो लोग हैं जिनको किसी तरह की पेंशन या तनख्वाह, पहले ये लोग ये करते थे ब्रिटिश लोग कि अगर किसी का राजकाज उन्होंने अपने उसमें मिला लिया अपने राज में तो उसको राज परिवार को के जो लोग होते थे उनको वो लोग पेंशन देते थे कि जिससे उनका जो रहन सहन है, जो राजा रहते में वो लोग रह रहे थे, तो वो उस रहन सहन को बरकरार रख सकें। तो इस तरीके से जो एक ये पेशवा बाजीराव हुए, उनके जो गोद लिए हुए बेटे थे नाना साहिब, उनको जो है ये माना कह दिया गया, उनको बेटा नहीं माना, और जो पेंशन बाजीराव टू को मिलती थी वो इनको देने से मना कर दी गई। इसी तरह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जो इन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था, तो उसको भी लीगल पुत्र मानने से मना कर दिया। जो यहाँ के राजा थे गंगाधर राव झांसी के, जब उनकी डेथ हो गई तो जो उनके गोद लिए हुए उनका जो पुत्र था उसको वारिस बनना चाहिए था, उसको झांसी का राजा मानना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने ये मानने से इनकार कर दिया, गोद लिए हुए पुत्र को नहीं माना। तो ये जो सारी घटनाएं हो रही थी इससे भी बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ थे। इस तरह के जो राजा थे या जो जिनको पेंशन मिल रही थी या जो अभी भी राज कर रहे थे, उनके बीच में बड़ा गुस्सा था इस बात को लेके। टू मेक मैटर वर्स, लॉर्ड डलहौजी अनाउंस्ड इन 1849 that Bahadur Shah Zafar will not be allowed to stay in the Red Fort anymore and they were compelled to move to a place near Qutub Minar. और इस गुस्से में ये सब जो चल रहा था और ज़्यादा बढ़ोतरी तब हुई जब लॉर्ड डलहौजी, जो उस वक्त का गवर्नर जनरल था अंग्रेज़ सरकार का, उसने ये घोषणा करी 1849 में कि बहादुर शाह ज़फ़र, जो कि मुग़ल सल्तनत का ये आखिरी बादशाह हुए थे, हालांकि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर या वैसे नहीं थे, लेकिन चूँकि उसी ख़ानदान से, ये उसी परंपरा से, उसी मुग़ल सल्तनत के ये चले आ रहे थे वारिस, तो ये उस वक्त लाल किले में ही रहते थे। तो लॉर्ड डलहौजी ने ये अनाउंसमेंट किया था, ये घोषणा की थी कि अब इनको, चूँकि ये कमज़ोर हो गए थे और अंग्रेज़ सरकार बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी, तो ये लड़ने की कंडीशन में तो थे नहीं, तो इनको ज़ोर ज़बरदस्ती से ये घोषणा कर दी गई कि इनको अब लाल किले में रहने की परमिशन नहीं दी जाएगी और इनको वहाँ से हटा के कुतुब मीनार के आसपास कहीं पर इनको रखा जाएगा, रहने की जगह दे दी जाएगी। तो इससे भी और गुस्सा बढ़ गया लोगों में, क्योंकि काफ़ी सालों से, 350-400 सालों से जो मुग़ल सल्तनत चली आ रही थी भारत में, उसी की को अपना बादशाह सब लोग मानते थे, उसी मुग़ल सल्तनत के लोगों को। तो अगर उनके साथ ऐसा हो रहा था तो ये भी और ज़्यादा नाराज़ होने वाली बात थी लोगों के लिए। टू फर्दर वर्सन द सिचुएशन, लॉर्ड कैनिंग अनाउंस्ड इन 1856 that with the demise of Bahadur Shah Zafar, his successor will not be allowed to use the title king. और इस चीज़ में और ज़्यादा जो गुस्सा था वो और बढ़ गया जब लॉर्ड कैनिंग, जो एक और अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने 1856 में ये घोषणा करी
कि जब बहादुर शाह ज़फ़र की डेथ हो जाएगी तो उनके किसी भी वारिस को, उनके लड़कों में से या और कोई हो, उनका लड़का या कोई भी वारिस हो, उसको बादशाह या किंग की जो है वो उपाधि या तमगा उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। नाम के साथ वो बादशाह या किंग नहीं लगा पाएंगे। यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के साथ ही मुग़ल सल्तनत के बादशाह की हैसियत से जो लोग अपना ये पहचाने जाते थे, वो इनकी पहचान ख़त्म कर दी जाएगी और बहादुर शाह ज़फ़र के बाद कोई भी बादशाह का नाम अपने साथ नहीं जोड़ पाएगा। The political schemes of the British were in question when they resorted to harsh means when dealing with the native princes. The written and oral pledges made with the princes were often disregarded by the British. और जो इनकी जो राजनीतिक जो भी नीतियाँ थीं उनके ऊपर भी सवाल उठते रहते थे, क्योंकि इनके जो तौर तरीके थे, जो राजघरानों के राजकुमार वगैरह जो अब राज नहीं कर रहे थे, जिनका राज इन्होंने अपने राज में मिला लिया था और उनको पेंशन वगैरह ये देते थे या और तरह से जो उनको वायदे कर रखे थे, क्योंकि अगर किसी का राज ले लिया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसको ऐसा तो किया जाएगा जिससे कि उसको ये बुरा ना लगे कि अब तो राज भी चला गया और अब हमारी लाइफ भी राजे महाराजाओं वाली नहीं रही। तो ये लोग, अंग्रेज़ सरकार क्या करते थे कि जिनका राज अपने राज में मिला लिया, अब वो राज नहीं कर रहे हैं, तो उनको रहन सहन के लिए ठीक ठाक तरीके से वो रहते रहें, इसके लिए पेंशन देते थे और भी कुछ चीज़ों का वायदा करते थे, फैसिलिटीज़ का, सुविधाओं का, कि आपको हम ये देंगे ये देंगे। तो इस तरह के जो इन्होंने वायदे कर रखे थे उनमें भी कुछ बदलाव इनकी तरफ से और फेरबदल या जो कहा वो पूरा नहीं किया, इस तरह की बातें भी इनकी सामने आती थी। और जो लिखित में द रिटन एंड ओरल प्लेजेस, लिखित में या मुँह ज़बानी जो प्लेज या वायदे जो किए गए थे उन राजकुमारों के साथ में, वो भी ये कभी कभी पूरे नहीं करते थे। द एनेक्सेशन ऑफ अवध विदाउट अ रीज़न लेड टू अ ह्यूज अपराइजिंग। द प्रपोजल ऑफ टेकिंग अवे द टाइटल फ्रॉम द मुगल एम्परर शॉक्ड द मुस्लिम्स। और जब ये अवध का राज अपने इसमें इन्होंने मिला लिया तो उससे एक बहुत ज़्यादा जो है असंतोष और बहुत ज़्यादा नाराज़गी एकदम से उठी और जो मुग़ल एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र का तमगा बादशाह या राजा का बादशाह अपने नाम के साथ बादशाह लिखने की मनाही जो इनके लिए कर रहे थे ये, उससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी मुस्लिम्स में फैल गई। द एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सतारा एंड नागपुर शॉक्ड द हिंदूज एज दे वर प्रोमिनेंटली हिंदू स्टेट्स। और जो झांसी का राज था, सतारा का था और नागपुर का था, जब ये इन्होंने हथिया लिया अंग्रेज़ों ने, तो उससे पूरी जो हिंदू वर्ग था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और शॉक्ड हो गया, क्योंकि ये जो राज थे ये हिंदू राजा या जो इस पर राज करते थे राजा या रानियाँ, वो उनके स्टेट थे, उनके राज्य थे, तो इससे हिंदू भी नाराज़ हो गए। द रिमेनिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स हु वर अनअफेक्टेड बिकेम इनसिक्योर। और बाकी के जो हिंदू और मुस्लिम राजा या कोई जागीरदार या ताल्लुकदार वगैरह थे, जिनके साथ अभी तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उनके दिल दिमाग में डर बैठ गया था कि जब ये बाकी चीज़ों लोगों के साथ हो रहा है तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। The myth about the superiority of the British were shattered when they were badly beaten in the first Afghan war। और एक जो ये मिथ था, पहले इसलिए अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ ज़्यादा कोई बगावत या क्रांति या उनसे लड़ाई की बात नहीं की जाती थी कि लोगों को ये लगता था कि भाई अंग्रेज़ों को हराया नहीं जा सकता। तो अब ये जो गलतफहमी थी, ये अफ़गान वॉर, अफ़गानिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें अंग्रेज़ जो सेना थी उसको बहुत बुरी तरह से उसकी दुर्गति हुई थी, हार गए थे लोग अफ़गान वालों से। तो उससे ये एक जो दिल दिमाग में सबके था कि इनको हराया नहीं जा सकता, वो भी एक भ्रम था जो ये टूट गया इंडिया के लोगों का कि नहीं, इनको भी हराया जा सकता है। तो उससे भी यहाँ की हिम्मत बढ़ी, इस क्रांति के होने में लोगों का एक हौसला बढ़ा कि नहीं, इनको हम इनसे मुकाबला कर सकते हैं। दे वर अगेन हम्बल्ड in 1855-56 when they had to face the rebellion of the Santhal tribe of Bengal and Bihar. This proved that the Indian army was quite powerful।
और एक जो दो बगावतें और हुई, संथाल जो करके कबीला था आदिवासी, जो बगावत हुई थी बंगाल में और बिहार में, तो वहाँ भी इनके साथ यही हुआ था। तो उससे ये समझ में आया कि नहीं, भारत के लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं, इतने सक्षम हैं वो लोग कि इनसे लड़ सकें। There was a rumor floated around that with the end of the revolt of 1857, the British Raj would come to an end। और ये क्रांति जब होने वाली थी तो उसके पहले ये भी एक अफवाह उड़ गई थी लोगों में कि जब ये क्रांति होगी 1857 की और जब वो कामयाब हो जाएगी तो ब्रिटिश राज भारत से ख़त्म हो जाएगा। दिस रूमर emanated from the fact that the Battle of Plassey in 1757 brought about British power, and with 1857 a century would be completed with which will mark the end of British rule। और ये अफवाह इसलिए भी ज़्यादा मान रहे थे लोग कि जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो 1757 में हुई थी, जब उस लड़ाई के बाद से ही अंग्रेज़ी हुकूमत भारत में कायम हो गई थी। और उस 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से लेके 1857 तक 100 साल पूरे हो गए थे, एक शताब्दी पूरी हो गई थी अंग्रेज़ों को भारत में राज करते हुए। तो उनको ये भी एक लग रहा था कि अब 100 साल ये पूरे हो गए इनको, तो अब ये काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और 1857 की अब ये जो लड़ाई होगी इसके बाद ये इनका ब्रिटिश रूल ख़त्म हो जाना चाहिए। और जो कारण थे उसमें सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ थे कि इंडियंस हैड अ लर्किंग सस्पिशन दैट दे वुड बी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी अंडर द न्यू रिजाइम। और भारत के लोगों में एक ये भी शक पूरी तरह से बैठ गया था उनके दिमाग में कि ये जो अंग्रेज़ी हुकूमत धीरे धीरे करके सारे राज्यों को अपने उसमें मिला ले रहे हैं और पूरे सब जगह इनका राज हो जाएगा, तो ये सबको क्रिश्चियन बना देंगे सारे भारत के लोगों को। द फियर वॉज लार्जली ड्यू टू द एक्टिविटीज़ ऑफ सम ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज हु ओपनली रिडिक्यूल्ड द कस्टम्स एंड द ट्रेडिशंस ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये डर उनमें इसलिए भी बैठ रहा था क्योंकि वो ये देखते थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी, जो क्रिश्चियन धर्मगुरु या उनके जो चर्च वगैरह के लोग थे, तो वो खुलेआम हिंदू और मुसलमानों के जो रीति रिवाज थे और उनके जो धार्मिक प्रार्थना करने के जो तरीके थे या और जो उनके रीति रिवाज थे उनकी हंसी उड़ाते थे और उनकी बुराइयां करते थे। तो उनको लोगों को ये लगता था कि जब ये अभी ऐसा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं हमारे धर्मों की, हमारे धार्मिक चीज़ों की, तो जब ये पूरी तरह से ताकत में आ जाएंगे और ज़्यादा, तो ये हम सबको भी अपने उसमें क्रिश्चियन बना देंगे। द इंग्लिश ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड चैपल्स एंड चर्चेज फॉर प्रोपोगेटिंग क्रिश्चियनिटी एट द एक्सपेंस ऑफ द गवर्नमेंट। और इंग्लिश राज में क्या बहुत सारे चर्च भी बनाए जा रहे थे और इनके सब जो क्रिश्चियनिटी को, क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को लगाया जा रहा था और ये सब सरकारी खर्चे पे जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी वो करवा रही थी इसको। द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल वर फर्दर हर्ट व्हेन अ टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड बाय टेम्पल्स एंड मॉस्क्स। और जो लोगों की धार्मिक भावनाएं थीं वो और ज़्यादा जो है उसको ठेस पहुंची जब अंग्रेज़ सरकार ने मंदिरों और मस्जिदों की प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स लगा दिया था। और जो कारण थे उसमें एक ये कारण था, इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस ऑफ द कंपनी वर इक्वली प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट द इंग्लिश इन द रिलीजियस मैटर्स। तो जो भारत के जो सैनिक अंग्रेज़ सेना में भर्ती थे उनके साथ भी जो है भेदभाव इस तरह का किया जाता था, धार्मिक मैटरों में उनको बराबरी से मौका नहीं दिया जाता था, उनके साथ भेदभाव करा जाता था। और इसमें जो है इसी की कड़ी में an act was passed in 1856 known as the General Services Enlistment Act, which imposed on the Indian sepoys the obligation to serve wherever required। और इस तरह का एक एक्ट जो है पास किया गया था जिसमें ये था कि जो भी भारतीय सैनिक हैं उनको जहाँ पे भी गवर्नमेंट भेजेगी काम करने के लिए या लड़ने के लिए या उनकी ड्यूटी कहीं भी लगाई जाएगी तो उनको वो मानना पड़ेगी बात और जाना पड़ेगा।
this dreaded sea voyage and considered this measure against their religious customs. और इस बात में ये भी शामिल था कि अगर उनको समुंदर के पार करवा के पानी के जहाज़ से कहीं दूसरी जगह भी भेजा जाए तो भी उनको जाना पड़ेगा ड्यूटी करने या लड़ाई लड़ने, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार वो चीज़ सही नहीं मानी जाती थी कि कोई जो है समुद्र पार के दूसरी जगह जाए। तो ये उनको इस चीज़ से एतराज़ था हिंदू सैनिकों को। द पासिंग ऑफ द लॉ अलाउइंग कन्वर्ट्स फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी टू इनहेरिट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी was a clear proof of the encouragement to the Christian missionaries for the spread of Christianity in India. और एक और रूल पास हुआ था कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के क्रिश्चियन धर्म में आएंगे तो वो उनको अपनी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी जो शायद अंग्रेज़ सरकार ने अपने कब्जे में ले रखी थी तो वो उनको प्रॉपर्टी उनको दे दी जाएगी वापस। तो इससे भी ये साबित हो रहा था कि ये क्रिश्चियन धर्म को फैलाने के लिए इस तरह के रूल बना रहे हैं कि जिससे लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिश्चियन बन जाए अपने पुरानी प्रॉपर्टी को पाने के लिए। द इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न innovations had unsettled the minds of the ignorant people. The spread of English education, the construction of railways and telegraph lines, legislation for the suppression of sati, and the remarriage of the widows engendered a belief that the British were determined to convert the people to Christianity. और जो उनके तौर तरीके थे पश्चिमी सभ्यता के, अंग्रेज़ों के जो तौर तरीके थे, उसने भी जो है यहाँ के लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया था, मानसिक रूप से उनको परेशान कर दिया था, क्योंकि वो लोग जिस तरह की जैसे शिक्षा जो देते थे, इंग्लिश सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन जो थी, और जब रेलवे बन गया और टेलीग्राफ लाइन जैसे ये जो तार वगैरह भेजने का ये सिस्टम चालू हो गया और एक सती प्रथा जो बंद करने के जो है कानून बना दिया गया था और विधवाओं की दोबारा शादी करने का रूल बना दिया गया था। तो इन सब चीज़ों से लोगों को ये लगता था कि ये हमारे रीति रिवाज को ख़त्म करके ये अपने रीति रिवाज और अपने तरीके हमारे ऊपर थोप रहे हैं, जबकि इनमें से कुछ चीज़ें तो अच्छे के लिए थीं। जैसे अगर एजुकेशन की बात हो, सती प्रथा पे पाबंदी लगी है तो आज भी उसको अच्छा ही माना जाता है कि सती प्रथा अगर बंद हुई तो अच्छा हुआ। रेलवे को अच्छा ही माना जाता है आज भी कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह कितने लंबे लंबे जो यात्राएं हैं वो आराम से कर सकते हैं। टेलीग्राफ लाइंस जो होती हैं उससे सूचना भेजना बड़ा आसान हुआ, किसी को अगर इमरजेंसी में सूचना भेजनी है। इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें, लेकिन लोगों को जब हर चीज़ से जो है उसमें डर दिखाई देता था, हर चीज़ से अंग्रेज़ों की ये लगता था कि ये कुछ गलत ही करेंगे, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें भी उनके जो नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें थी उस समय के लिए कि रेलवे का आना, टेलीग्राफ लाइन का आना, तो उस समय के लोगों के दिमाग में ये बात थी कि रेलवे के डिब्बों में सारे लोग एक साथ कैसे बैठ के जा सकते हैं, एक ही बर्थ पे रेलवे के एक ही डिब्बे में ऊंची जाती और नीचे जाती के लोग कैसे चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि उस वक्त ये सोच उनकी अच्छी नहीं थी, लेकिन डर तो उनके दिमाग में बैठा ही था। उनको हर चीज़ इसी तरह की लगती थी कि भाई अंग्रेज़ उनका धर्म ख़त्म करके, भ्रष्ट करके और उनको क्रिश्चियन बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज वॉर रिसेंटेड ऑन द ग्राउंड दैट पीपल ऑफ ऑल कास्ट वुड हैव टू ट्रैवल इन द सेम कंपार्टमेंट्स। कि जो रेलवे जो आया था तो उसमें ये नियम था, वो तो अभी भी है कि रेलवे के कोई भी डिब्बा होगा तो उसमें सारे ही लोग, हर जाति के लोग एक साथ बैठ के जाएंगे। तो ये चीज़ उनको बड़ी अजीब लग रही थी भारत के लोगों को, क्योंकि यहाँ जाति प्रथा बहुत ज़्यादा थी। कुछ तो कमियाँ थी हमारे अंदर जिसकी वजह से ये अंग्रेज़ लोग आए और कुछ उनकी अच्छाइयाँ भी थी, लेकिन ज़्यादातर उनका जो था तरीका वो हर मामले में तो अपना राज बढ़ाने का और दबाव में लेके सब काम करने का था, लेकिन यहाँ के लोगों को उनकी कुछ अच्छी बातें भी नेगेटिव में ही इसीलिए लगती थी कि ज़्यादातर काम ही उनके गलत थे। दे लुक्ड अपॉन दैम एज फॉरेन इनोवेशंस designed to break down the social order to which they were accustomed and which they considered sacred। तो ये जो जनता थी यहाँ की, भारत के जो लोग थे,
वो इन सब चीज़ों को इस तरीके से देखते थे कि ये हमारा जो सामाजिक सिस्टम है, समाज का जो तौर तरीके हैं, उनको ये ख़राब कर रहे हैं। और जो हमारे पवित्र चीज़ें हैं, जो हम धार्मिक हिसाब से जो वो लोग फॉलो करते थे उस टाइम के लोग, उसमें उनको लगा कि ये कुछ ना कुछ अपना जो है चीज़ करके और हमारी ये सब चीज़ें ख़राब करना चाहते हैं। और जो बाकी के कारण थे उसमें से एक ये भी था कि द एजुकेटेड इंडियंस वर ऑल्सो डिनाइड हाई पोस्ट्स, कि जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनको ऊंची पोस्टों पे नहीं रखा जाता था। द हाईएस्ट ऑफिस ओपन टू एन इंडियन इन सिविल सर्विसेज वॉज दैट ऑफ अ सरदार। सबसे ऊंची जो पोस्ट थी जो भारतीयों के लिए रखी गई थी वो सरदार की थी, जिसकी तनख्वाह 500 रुपये महीने थी उस टाइम पर। इन द मिलिट्री सर्विस द हाईएस्ट ऑफिस दैट एन इंडियन कुड सिक्योर वॉज दैट ऑफ अ सूबेदार। और जो सेना में सबसे ऊंची पोस्ट होती थी जो किसी भारतीय को मिल सकती थी, वो सूबेदार की पोस्ट थी, जो कि वैसे देखा जाए तो बहुत नीची पोस्ट थी, लेकिन किसी भारतीय को ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार वो बन सकता था। Humiliation and torture were inflicted upon Indians in their own country. This racial discrimination hurt Indian sentiments tremendously. और इस तरह की चीज़ों से जो भारतीय लोग थे उनको अपनी ही देश में एक तरीके से उनकी ये इंसल्ट होती थी, बेइज्जती की बात थी उनके लिए, और ये सब उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा था। और जो नस्ल के हिसाब से कि ये यहाँ के लोग काले हैं, वो गोरे हैं, तो वो ज़्यादा ऊंचाई पे रह सकते हैं, और यहाँ के लोग जो काले हैं तो वो नीचे रहेंगे। तो इस तरह का जो भेदभाव था उससे भी यहाँ के लोगों में बहुत ही ज़्यादा एक गुस्सा और जो है वो नाराज़ थे इन सब चीज़ों से। बाकी जो और कारण थे उसमें मिलिट्री कॉज था कि द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड with the help of Indian soldiers. Instead of giving them due credit, the Indian soldiers were made victims of ridicule. तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो भारत के सैनिकों की मदद से बनी थी। अब मदद कैसे, कि जब ये कंपनी आई थी तो ये तो सिर्फ व्यापार करने आए थे। हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों का जो शासन यहाँ पर बना वो कैसे बना, कि पहले ये लोग व्यापारी बनकर आए थे, और व्यापार करने के लिए अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए कि कोई उनके पैसा ना लूट ले, कोई इनकी फैक्ट्री ना लूट ले, कोई इनकी फैक्ट्री को तोड़ ना दे या वो ना कर दे, तो इस तरह से ये लोग सिपाहियों की भी भर्ती करी, अपनी एक सेना बनाई, किस लिए, अपने बिजनेस को सेफ रखने के लिए। और फिर उसी सेना की मदद से धीरे धीरे करके उन्होंने ये इस तरह से भारत में अपना राज स्थापित कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो अंग्रेज़ी हुकूमत यहाँ बनी तो वो बनी तो किसकी मदद से, भारत के ही सिपाहियों की भी तरफ से, क्योंकि वहाँ से शुरू से तो सैनिक आए नहीं थे अंग्रेज़ों के साथ। तो लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को, इन भारत के सिपाहियों को उसका श्रेय या उसका क्रेडिट या उसका एहसान मानने के बजाय इन लोगों ने उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनका मजाक ही उड़ाया और उनकी बुराई, मतलब उनके साथ अच्छा व्यवहार ही नहीं किया। Disregarding the fact that the Indian soldiers were efficient, the British officials paid them poorly and they lived in total squalor. और ये जानते हुए भी कि भारत के जो सैनिक हैं वो काफ़ी मेहनती, एफिशिएंट है, अपने काम में माहिर हैं, फिर भी जो है जो अंग्रेज़ सरकार थी, अंग्रेज़ ऑफिसर थे, वो इनको काफ़ी कम तनख्वाह देते थे। Indian soldiers who had formerly held high offices in the times of the native princes found themselves in low ranks. और जो सैनिक ऐसे थे जो पुराने जो भारत के राजा नवाब या ये सारे जो राजकुमार वगैरह जो राज का चलाते थे, जब ये उनके राज में वहाँ पर काम करते थे तो जो उस वक्त उनको पैसा और इज्जत मिलती थी, और जब वो अंग्रेज़ सरकार में भर्ती हो गए, क्योंकि जैसे राजकाज अंग्रेज ने ले लिया तो वहाँ के जो सैनिक वगैरह हैं कुछ को तो नौकरी से हटा दिया, कुछ को रख लिया, तो जिनको रखा उनको भी पहले जैसा पैसा उनको नहीं देते थे ये। तो इससे उनको भी ये लगता था कि पहले हमें अच्छा मिलता था पैसा, अब नहीं मिलता है। तो ये भी उनके दिल दिमाग में एक असंतुष्टि, डिससेटिस्फेक्शन या नाराज़गी थी। ऑल द हायर रैंक्स वर रिजर्व्ड फॉर वाइट मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म। और जितनी भी ऊंची पोस्ट होती थी
वो सिर्फ अंग्रेज अफसरों के लिए, गोरों के लिए रहती थीं, चाहे उनमें उतनी काबिलियत हो या ना हो। द फ्यूचर ऑफ द सोल्जर वर डूम्ड एंड ब्लीक। तो इस तरह से जो सैनिक थे उनको ये लगता था कि हमारा तो कोई भविष्य है ही नहीं, क्योंकि हम कभी भी तरक्की कर ही नहीं पाएंगे। देयर वॉज नो होप ऑफ रिसीविंग एनी अलाउंस ऑल्सो। और ऐसा भी नहीं था कि कोई उनको इनाम या अलग से कोई भत्ते वगैरह मिलने की उम्मीद हो। द बंगाल आर्मी लैक्ड डिसिप्लिन। द sepoys were unhappy as they were for the most of the times sent overseas to fight, which was not desirable at all। तो जो बंगाल की आर्मी थी उसमें सबसे पहले ये अनुशासन भंग हुआ। जो अंग्रेज सरकार के अंडर में जो उनके अनुशासन में वो रह रहे थे, तो सबसे पहले वहाँ ये हुआ क्योंकि उनको बाहर जो भेज दिया जाता था लड़ने के लिए समुद्र के पार, तो उस चीज़ से वो लोग बड़े नाखुश थे। उसी से ये सबसे पहले असंतुष्ट हुए। देयर वॉज नो रिटायरमेंट एज। और फिर उनकी कोई रिटायरमेंट की भी एज नहीं थी कि भाई इतने साल के हो गए तो अब इनको रिटायर कर दिया जाएगा, तो वो भी ऐसा कुछ नहीं था। द बंगाल आर्मी हैड हिंदुस्तानी sepoys of the higher caste who disliked menial jobs and dreaded overseas fighting as it meant loss of caste। तो जो भारत के जो ऊंची जाति के सिपाही थे उनके अंदर कुछ जातियों में ये मान्यता थी कि अगर कोई समुद्र के पार जाएगा तो वो उसकी जाति जो है बदल जाएगी, वो अपनी जाति का नहीं रह जाएगा। तो ये उनकी मान्यता थी। लेकिन अंग्रेज़ी सरकार में वो जो भर्ती थे तो उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता था और कुछ ऐसी जॉब्स, कुछ ऐसी ड्यूटीज़ पे लगा दिया जाता था जो उनको अपनी जाति के हिसाब से काफ़ी नीचा काम लगता था, इंसल्टिंग लगता था, जो उनको ठीक नहीं लगता था। तो इससे वो बहुत असंतुष्ट महसूस करते थे। इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। और जो बिल्कुल ये तो हो गए जो ऊपर अभी हमने ये कारण पढ़े, ये तो हमने वो कारण पढ़े जो कि काफ़ी लंबे टाइम से पनप रहा था, नाराज़गी पनप रही थी, गुस्सा पनप रहा था लोगों के मन में, और हर तरह के लोगों के मन में, चाहे वो आम पब्लिक हो, चाहे वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, चाहे वो सिपाही हों, चाहे वो भारत के पढ़े लिखे लोग हों, मतलब हर तबके के लोगों में कुछ ना कुछ डिससेटिस्फेक्शन, असंतुष्टि, गुस्सा, ये सब पनप रहा था। और ये काफ़ी सालों तक पनपता रहा। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि 1849 में जब ये घोषणा गवर्नर जनरल अंग्रेज सरकार की जो थे लॉर्ड डलहौजी, उसने जो की थी कि ये उनको जो है कुतुब मीनार के पास रखा जाएगा बहादुर शाह जफ़र को लाल किले में से हटा के, तो ये उसने कब की थी? ये उसने की थी 1849 में। यहाँ पर जैसे हमने ये पढ़ा हुआ था अभी, ये है। तो जब 1849 में ये घोषणा हुई थी तो इस तरह से और भी जो चीज़ें होती रहीं, तो ये करके जो क्रांति हुई है वो 1857 में हुई है। तो काफ़ी सालों की जो डिससेटिस्फेक्शन था वो तो इकट्ठा हुआ ही हुआ, लेकिन जो इमीडिएट यानी तत्कालिक उस वक्त जो तुरंत जो कारण था 1857 में ही जो घटना हुई थी वो क्या थी? वो ये थी, ये यानी कि जो इतने सालों की नाराज़गी थी वो इकट्ठा होते होते, लेकिन वो फूटी कैसे? वो क्या घटना हुई कि ये जो गुस्सा था इतने सालों का वो फूट पड़ा? तो उसके लिए क्या हुआ था कि द डिसकंटेंट अमंग इंडियंस वॉज ग्रोइंग एंड ऑल दैट वॉज नीडेड वॉज अ स्पार्क टू ट्रिगर ऑफ एन एक्सप्लोजन। के जो डिससेटिस्फेक्शन था, नाराज़गी तो बहुत सालों से इकट्ठा हुई गई थी, बस उसको एक चिंगारी देने की ज़रूरत थी। और ये चिंगारी कौन सी हुई? द इशू ऑफ द ग्रीज्ड कार्टेजेस प्रोवाइडेड द स्पार्क। और चर्बी लगे हुए जो बंदूक के कारतूस थे उनकी वजह से वो ये चिंगारी बन गए। एक तरीके से वो जो मामला था वो चिंगारी का काम किया उसने। वो मामला क्या था कि द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू राइफल नोन एज द एनफील्ड राइफल। कि अंग्रेज़ी सरकार ने एक नई बंदूक जो है सेना में लाए थे वो सैनिकों के लिए, उसका नाम था एनफील्ड राइफल। और इस राइफल में जो कारतूस लगते थे उसके ऊपर एक कवर टाइप का होता था चिकनाई का, जिसको कि बंदूक में कारतूस लगाने से पहले उस कवर को मुंह से काट के हटाना पड़ता था दांतों से।
तो ये जो हुआ वो जनवरी 1857 में ये आई, बंदूक जब आ चुकी थी तो जनवरी 1857 में एक अफवाह फैली कि रूमर स्टार्टेड एट द डमडम कैंटोनमेंट इन कैलकाटा दैट द कार्ट्रिजेस वर ग्रीस्ड विद काउ फैट एंड पिग लार्ड, कि ये अफवाह फैली कि जो कारतूस आए हैं और जो उसके ऊपर कारतूस के ऊपर जो कवर लगा रहता है जिसको दांत से काट के सैनिकों को हटाने की ज़रूरत होती थी, उसके ऊपर जो चिकनाई लगी रहती है वो गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी से बनी हुई होती है, वो जो कवर उसका होता था। तो ये जब अफवाह फैली तो लोग बाग तो वैसे ही पहले ही से गुस्से में थे। द रूमर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर अमंग द हिंदू एंड मुस्लिम सीपॉइज, और ये अफवाह बिल्कुल आग की तरीके से फैल गई हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों में। दे वर कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट वॉज डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिफाइल द रिलीजन, और वो उनको ये समझ में आ गया, वो आसानी से इस बात को मान गए कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा, क्योंकि वो अंग्रेज़ सरकार तो वैसे ही हमारा धर्म खराब करना चाहती है। तो उनको ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं लगी कि ये झूठ हो सकती है, बल्कि उनको ये लगा कि हाँ ये बात सच होगी, जबकि थी वो अफवाह। लॉर्ड कैनिंग proclaimed that the rumor was false, but the excited soldier refused to use the cartridges and prepared to rebel. तो लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने जबकि ये घोषणा करी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह है और उसमें कोई गाय की चर्बी या सूअर की चर्बी नहीं यूज़ की गई है, लेकिन सैनिकों में तो ये बात उनके दिमाग में बैठी गई थी और वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे उस कारतूस का इस्तेमाल करने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया और वो तैयार हो गए विद्रोह करने के लिए। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे, अ सीपॉय एट बैरकपुर, refused to use the greased cartridges on the ground that these cartridges contained cow's fat। और एक जो बंगाल की अंग्रेज़ों की बंगाल की सेना में एक ब्राह्मण सिपाही था मंगल पांडे, तो उसने जो है इसी आधार पर इन कार्ट्रिजेस को यूज़ करने से मना कर दिया कि इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, तो वो उसने मना कर दिया। वैन ही वॉज, ये यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं मंगल पांडे की, ये इसमें तस्वीर दी हुई है। वैन ही वॉज फोर्स टू यूज़ इट ही शॉट डेड द इंग्लिश ऑफिसर, और जब उसके ऊपर दबाव डाला गया, उसको मजबूर करा जाने लगा कि नहीं तुम्हें ये करना ही पड़ेगा इस कारतूस को, तो उसने फिर गुस्से में आके अंग्रेज ऑफिसर की हत्या कर दी थी। अ लिटिल लेटर मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ, और उसके बाद मंगल पांडे को गिरफ्तार करके और उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। दिस इंसिडेंट कॉज्ड फर्दर अनरेस्ट अमंग इंडियन सोल्जर्स, द सीपॉयज नाउ ओपनली रिवॉल्टेड, और इस घटना से जो भारतीय सैनिक थे उनमें गुस्सा बहुत और ज़्यादा फैल गया, और जो सिपाही थे उन्होंने फिर खुलेआम बगावत कर दी। मेन इवेंट्स ऑफ द रिवॉल्ट, तो जब बगावत हो गई खुलेआम तो फिर उसमें हुआ क्या क्या, फिर ये आगे हम, ये तो अभी तक हमने रीजंस पढ़े थे कि पहले वो रीजंस पढ़े कि जो कई सालों तक पब्लिक में यहाँ की जो जनता थी भारत की, उसमें किन किन वजहों से उनके अंदर नाराज़गी शुरू हुई और वो बढ़ती चली गई। फिर अचानक 1857 में ये कांड हुआ कि कारतूस जो आए और उसको मजबूर किया गया सिपाहियों को दांत से काटने के लिए, और उसमें ये अफवाह फैल गई कि जो ये पार्ट जो उसका टोपी उसमें लगी रहती थी कारतूस में जो हटानी पड़ती थी दांत से, तो ये अफवाह फैली कि उसमें गाय की और सूअर की चर्बी मिलाई गई है। और सिपाहियों ने क्यों मान लिया, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो अंग्रेज़ सरकार है वो यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन बनाना चाहती है, यहाँ के लोगों का धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, इसलिए ये ऐसा किया होगा इन्होंने। और अंग्रेज़ ऑफिसर के ये घोषणा करने के बाद भी कि ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी वो नहीं माने, और जब अंग्रेज़ सरकार की तरफ से मंगल पांडे को ज़बरदस्ती उन कारतूसों को यूज़ करने के लिए कहा गया तो उसने अंग्रेज़ सरकार की ऑफिसर की हत्या कर दी। तो ये इस तरह से क्रांति शुरू हो गई। फिर ये मेरठ में क्या हुआ, द रियल ट्रबल स्टार्टेड इन मेरठ यूपी ऑन May 9। अब ये 9 मई की बात है, ये घटना कब की है मंगल पांडे वाली, ये है 29 मार्च की, और 29 मार्च के बाद जो मंगल पांडे को फांसी वगैरह सब दे दी गई, अब ये घटना मई 9 को मेरठ में हुई कि जब वहाँ पर सैनिकों ने
जो है अपने ऑफिसर की, अंग्रेज ऑफिसर की बात मानने से इनकार कर दिया। When soldiers refused to obey their officers, the new cartridges were issued to 90 soldiers, out of which 85 refused to bite them. और क्या मानने से इनकार कर दिया था, कौन सी बात मानने से इनकार कर दिया था कि ये जो कारतूस थे ये 90 सैनिकों को दिए गए, जिसमें से 85 ने इनको दांत से काटने के लिए मना कर दिया था। Those soldiers were court martialed and sentenced to 10 years imprisonment. तो इन सारे सैनिकों का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। कोर्ट मार्शल का मतलब होता है कि जब आर्मी के अंदर कोई सैनिक किसी तरह का डिसिप्लिन तोड़ता है या कुछ गलत काम करता है और उसको जब ज़्यादा बड़ी उसकी गलती पाई जाती है तो कोर्ट मार्शल करके उसको हटा दिया जाता है और सज़ा दी जाती है। तो इसमें उन सिपाहियों को 10 साल की सज़ा दी गई। अब ये इनको क्यों दिए गए थे ये कारतूस? जैसे फायरिंग की प्रैक्टिस होती है और किसी भी तरह की प्रैक्टिस के दौरान दिए जाते हैं कि चलाने के लिए, तो उसमें उन्होंने मना कर दिया था। दे वर हैंडकफ्ड एंड परेडेड टू द स्ट्रीट ऑफ मेरठ। उनको हथकड़ियाँ डाल दी गईं और उनको मेरठ की शहर की सड़कों पर घुमाया गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द ट्रूप्स एंड सिविलियंस ऑफ मेरठ अटैक्ड द जेल एंड फ्रीड देयर कंपेनियंस, किलिंग सम ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब ये जो घटना हुई इससे क्या है कि जो सैनिक थे वो तो गुस्से में थे ही थे, लेकिन जो लोग थे, पब्लिक थी, उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और दूसरे दिन लोगों ने जो है मिल के सब आपस में एकजुट होके जेल के ऊपर हमला करा और इन सारे सैनिकों को छुड़ा लिया और कुछ अंग्रेज़ ऑफिसरों को भी मार डाला था, जो लोग इनको गिरफ्तार जिन्होंने किया था और जो लोग इनकी जेल के अधिकारी वगैरह जो थे। तो मेरठ में ये घटना हुई और दिल्ली में क्या हुई? The mutineers marched towards Delhi, where they were joined by a large number of discontented men, and soon the movement turned into a revolution. अब यही जो मेरठ के लोग थे, जो इनको सैनिकों को जिन्होंने छुड़ा लिया था, अब ये दिल्ली की तरफ बढ़ गए और दिल्ली पहुंचने पर इनको वहाँ के दिल्ली के जो और लोग थे जो पहले ही से गुस्से में थे वो भी इनके साथ मिल गए और काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में ये लोग हो गए और इन्होंने जो इनका ये जो पूरा आंदोलन था ये पूरा एक क्रांति में और उसमें बदल गया। The local infantry also joined them and together they marched into the Red Fort and declared Bahadur Shah Zafar as the emperor of India. और वहाँ की जो दिल्ली की जो सेना की टुकड़ी थी भारतीय सैनिकों की, थे तो वो अंग्रेज़ सरकार के सैनिक, लेकिन चूंकि खुश तो वो भी नहीं थे। और जब उन्होंने ये देखा कि इस तरह से सारे मेरठ के लोग और दिल्ली के लोग मिलके, उसमें सैनिक भी हैं, सब लोग आ गए हैं, तो ये भी उनके साथ हो गए और इन्होंने जाके रेड फोर्ट में, लाल किले में चले गए। ये लोग लाल किले पर एक तरीके से उन्होंने जाके कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफ़र को जो है शहनशाह या बादशाह घोषित कर दिया इंडिया का। और देयर वॉज जुबिलेशन ऑल अराउंड। द रेस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज प्रोक्लेम्ड विद द बूमिंग ऑफ गन्स। और जब ये हुआ तो हर तरफ खुशी का माहौल छा गया और इस बात की जो घोषणा की गई कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो अब हिंदुस्तान के जो है बादशाह बन गए हैं दोबारा। पहले जब थे तो अंग्रेज़ सरकार ने उनको उनकी बादशाहत का वो हटा दिया था कि नहीं रहेंगे वो, लेकिन जब दोबारा ये लोगों ने उनको घोषित कर दिया तो फिर इसकी जो घोषणा थी उसको बंदूक चला के, बंदूकों की सलामी से उसको एक तरीके से खुशी मनाई गई। न्यूज़ क्विकली स्प्रेड दैट द कंपनी राज हैड कम टू एन एंड। और ये खबर चारों तरफ फैल गई कि भाई अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की, उसका राज अब ख़त्म हो गया है यहाँ से, भारत में से। द सीपॉय रिवॉल्ट हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो सिपाहियों की जो क्रांति थी वो अब बदल गई थी आज़ादी की लड़ाई में। Inspired by the capture of Delhi, rebellions broke out over a wide area covering the northwestern province, central India and western Bihar. और दिल्ली जब कैप्चर हो गया तो उससे प्रेरणा लेके जो बगावत जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो है नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में और सेंट्रल इंडिया में और बिहार के वेस्टर्न बिहार में क्रांति जो है वहाँ तक पहुँच गई, जो दिल्ली से शुरू हुई। मेरठ से शुरू होकर दिल्ली आई और दिल्ली से फिर इन इलाकों में पहुंच गई। द सक्सेस ऑफ द रिवॉल्ट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड।
लेकिन क्या हुआ कि जो ये कामयाबी मिली थी ये बहुत कम टाइम के लिए रह पाई, क्योंकि ब्रिटिश इन्फोर्समेंट अराइव्ड फ्रॉम पंजाब एंड दिल्ली वाज रिकवर्ड इन सितंबर 1857। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जो उनकी सेनाएं और जगह थीं, तो उन्होंने जैसे पंजाब से सेना मंगाई और दिल्ली में जो ये क्रांतिकारी थे जिन लोगों ने लाल किले पे कब्जा करके और बहादुर शाह जफ़र को घोषित कर दिया था दोबारा से भारत का बादशाह, तो उधर पे फिर से अंग्रेज़ी सरकार ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया सितंबर 1857 में। यानी कि मई में ये हुआ और मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी कुछ महीनों के अंदर दोबारा अंग्रेज़ों ने इस पर वापस कब्जा कर लिया दिल्ली पर। और रेन ऑफ टेरर फॉलोड, और एक बिल्कुल जो आतंक का राज है वो एक तरीके से फिर चालू हो गया। थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पीपल वर मैसेकर्ड एंड हंड्रेड्स वर हैंग्ड विदाउट ट्रायल। हज़ारों लोगों को जो है उनका नरसंहार कर दिया गया, उनको मार डाला गया, और सैकड़ों को जो है बिना बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी सुनवाई के उनको फांसी दे दी गई। बहादुर शाह जफ़र वॉज टेकन प्रिजनर, ट्राइड एंड एक्साइल्ड टू रंगून। बहादुर शाह जफ़र को जो बादशाह घोषित किया गया था उनको भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया और एक तरीके से उनके ऊपर मुकदमा चला के और उनको सज़ा दे के रंगून भेज दिया गया। रंगून एक जो देश था। द रॉयल प्रिंसेस, 2 sons and 1 grandson of बहादुर शाह जफ़र वर शॉट डाउन एंड द बॉडीज डिस्प्लेड ऑन द स्ट्रीट्स। और बहादुर शाह जफ़र के 2 लड़के और एक उनके लड़के का जो ये लड़का था, तो उसको जो है गोली मार दी गई उन लोगों को, और उनकी जो शरीर थे उनको सड़कों पे ऐसे लटका दिया गया लोगों को दिखाने के लिए। द वंस ग्रेट डायनेस्टी ऑफ मुगल्स फाइनली केम टू एन एंड। और इस तरीके से जो एक मुग़ल सल्तनत का एक दौर था वो एक तरीके से यहाँ पर एंड पर आ गया। ये वो पिक्चर है एक कि जिसमें बहादुर शाह जफ़र जो है वो इनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, ये सरेंडर किया इन्होंने। कानपुर में क्या हुआ था? इन कानपुर नाना साहब whom Dalhousie refused to acknowledge as the Peshwa led the revolt. He expelled all the British troops from Kanpur and held a darbar and proclaimed himself as Peshwa. तो कानपुर में जो हुआ कि जब नाना साहब जो कि पेशवा के गोद लिए हुए पुत्र थे जिनको कि पेंशन नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने जो है वहाँ से अंग्रेज़ सेना को बिल्कुल खदेड़ दिया था और एक दरबार बुला के अपने आप को दोबारा जो है पेशवा घोषित कर दिया था। तो नाना साहब ने ये वायदा किया था जो अंग्रेज़, क्योंकि सेना में ये तो समझ में आ ही गया कि ज़्यादातर सैनिक भारत के होते थे, कुछ जो ऑफिसर वगैरह थे वो अंग्रेज़ होते थे, और भारत के जितने भी सैनिक थे वो तो सब मिल ही गए थे भारत का ही। उसमें वो चाहते थे कि यहीं के लोग राजा, या पहले अंग्रेज़ों को हटा के उनको बना दिया जाए जो पहले यहाँ पे राज करते रहे थे। तो इस तरीके से नाना साहब ने अपने आप को पेशवा घोषित किया और उनने प्रॉमिस किया जो अंग्रेज़ सैनिक थे और अधिकारी थे कि नाना साहब promised to spare the lives of British soldiers who had surrendered and to take them safely to इलाहाबाद, कि जो लोग जो है आत्मसमर्पण कर देंगे, हथियार डाल देंगे इनके सामने, तो उनको वो उनकी जान नहीं लेंगे, उनको मारेंगे नहीं। काफ़ी अंग्रेज़ ऐसे सैनिक थे जिन्होंने कि हथियार डाल दिए और उनको जो है इलाहाबाद भेजा जा रहा था। बट एज द ब्रिटिश बोर्डेड द बोट्स ऑन द वे टू इलाहाबाद, नाना साहिब्स मैन अटैक्ड एंड किल देम। लेकिन जब उनको जो है नाव में एक बिठा के वहाँ पर भेजा जा रहा था, तो कुछ उनके जो लोग थे जो कि गुस्से में जब भरे हुए थे, वो किसी भी तरह से उनको माफ़ नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने रास्ते में अटैक करके उनको मार डाला। ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन वर स्पेयर्ड, सिर्फ औरतों और बच्चों को छोड़ दिया गया था। द ब्रिटिश सेंड जनरल हैवलॉक हु रिकैप्चर्ड कानपुर। तो अंग्रेज़ सेना ने क्या करा, जनरल हैवलॉक को भेजा कि उसने भी जो है जिस तरह से और जगहों पे दोबारा अंग्रेज़ सरकार का कब्ज़ा हो गया था, इसी तरह से कानपुर पर भी जनरल हैवलॉक ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया। नाना साहिब fled to Nepal and was never heard of thereafter. नाना साहब जो है वो नेपाल भाग गए और उसके बाद से उनकी वहाँ से कोई खबर नहीं मिली।
The leadership of the rebels at Kanpur now fell on the shoulders of तात्या टोपे, a loyal general of नाना साहिब. अब नाना साहिब जब चले गए तो जिम्मेदारी किस पे आ गई? उनका जो एक सेनापति रहे तात्या टोपे, तो ये उनके ऊपर सेनापति जिम्मेदारी आ गई. बट ही वॉज बेट्रेड बाय वन ऑफ हिज ओन मैन एंड वॉज हैंग्ड इन 1859. लेकिन जो उनके कुछ लोग थे उन्हीं ने गद्दारी कर दी थी और उनको पकड़वा दिया था. उसकी वजह से इनको 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया गया था अंग्रेज सरकार के थ्रू. इसी तरह से लखनऊ में द सीपॉयज इन लखनऊ कैपिटल ऑफ अवध वर ज्वाइंड बाय द disbanded soldiers of the old अवध आर्मी as well as the तालुकदार्स एंड द peasants. तो जो लखनऊ के सिपाही थे उसमें एक तो पुराने सिपाही जो अवध का जो राज चलता था नवाबों का, उस टाइम के जो सिपाही थे कुछ तो वो मिल गए, कुछ तालुकदार और कुछ किसान वगैरह मिल गए थे. और वहाँ की जो क्रांति हुई थी, द रिवॉल्ट वॉज लेड बाय बेगम हज़रत महल. ये नवाब की जो एक बेगम थी जो बच गई थी, तो वो उन्होंने जो है अपने बेगम हज़रत महल ने अपनी नेतृत्व में, अपनी लीडरशिप में इस क्रांति को उठाया और मुकाबला किया उनका. द क्वीन ऑफ द डिपोज्ड एंड एक्साइल्ड नवाब ऑफ अवध. ये उनकी रानी थी जो नवाब को गद्दी से हटा दिया था और उनको जो है कहीं अज्ञातवास में भेज दिया गया था गिरफ्तार करके अंग्रेज सरकार ने. तो उनकी जो ये रानी थी उन्होंने इसको क्रांति को आगे बढ़ाया. द ब्रिटिश फोर्सेस वर डिफीटेड एंड besieged इन द लखनऊ रेजिडेंसी फॉर सेवरल मंथ्स. तो जो अंग्रेज जो सेना थी वो हार गई थी और कई महीनों तक वो लखनऊ में ही वो घिरे रहे, जो ये जो क्रांति हुई थी बेगम हज़रत महल की सेना से. फ्रेश रीइंफोर्समेंट अराइव्ड फ्रॉम इंग्लैंड एंड लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड. लेकिन क्या हुआ, फिर से वही हुआ कि जो अंग्रेज़ों की जो और दूसरी जगहों पे सेना थी जहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी, वो सेना आके और फिर से लखनऊ पे भी उसी तरह से कब्जा दोबारा अंग्रेज सरकार का हो गया जिस तरह से दिल्ली और कानपुर में हो गया. ऑल द रेबल्स हु वर कैप्चर्ड वर हैंग्ड. द क्वीन एस्केप्ड टू नेपाल. और जितने भी जो बगावती थे, क्रांतिकारी थे, उनको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया. और जो बेगम हज़रत महल थी, रानी थी, वो बच के नेपाल चली गई, जहाँ नाना साहिब जिस तरह से चले गए थे. और झांसी में क्या हुआ था? इन झांसी द ब्रेव रानी लक्ष्मीबाई फॉट द फोर्सेस ऑफ सर ह्यूज रोज, बट द ब्रिटिश कैप्चर झांसी एंड द रानी फ्लेड टूवर्ड्स कालपी वेयर शी वॉज ज्वाइंड बाय तात्या टोपे. तो झांसी में क्या, रानी लक्ष्मीबाई ने जो जनरल हीरोज था यहाँ पे, ब्रिटिश जो जनरल था, उससे इनने लड़ाई लड़ी. लेकिन जो है अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया और रानी ने जो है, झांसी की रानी जो बच के कालपी निकल गई, जहाँ पर वो मिली तात्या टोपे से. तात्या टोपे उस वक्त तक जो है कानपुर का जो नानाजी जब चले गए थे नेपाल, तो इनके ऊपर जो जिम्मेदारी आई थी, तो ये तात्या टोपे उस टाइम पर अपने सब सैनिकों को इकट्ठा करके और ये अपना आगे लड़ाई की रणनीति बना रहे थे. वहाँ पर झांसी की रानी इनसे मिल गई. टुगेदर दे अटैक्ड सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट. तो इन दोनों ने मिलके फिर ग्वालियर पे हमला किया और वहाँ पे ग्वालियर के किले पे कब्जा कर लिया. बट सर ह्यूज रोज मार्च्ड टूवर्ड्स ग्वालियर एंड डिफीटेड देयर कंबाइंड फोर्सेस. लेकिन जो जनरल हीरोज था उसने वो ग्वालियर पहुंच गया अपनी सेना लेके और वहाँ उसने ये झांसी की रानी और तात्या टोपे की जो दोनों की मिलके जो सेना उनने बनाई थी उसको हरा दिया. द रानी डाइड फाइटिंग गैलेंटली. जब ये रानी जो थी झांसी की रानी, वो बहादुरी से लड़ते हुए मारी गई, शहीद हो गई. तात्या टोपे फ्लेड बट वॉज कॉट एंड हैंग्ड. तात्या टोपे वहाँ से उस वक्त तो बच निकले, लेकिन बाद में वो पकड़े गए और उनको भी फांसी पर लटका दिया गया. दस द ग्रेट स्ट्रगल which began in 1857 was completely suppressed by April 1858. तो इस तरीके से जो ये क्रांति शुरू हुई थी 1857 में मार्च में, उस घटना से
कि जब जो मंगल पांडे सिपाही था उसने जो है अंग्रेज अफसर को मार दिया था, जो कि ज़बरदस्ती उनको वो चर्बी लगे कारतूसों को दांत से काटने के लिए मजबूर किया जा रहा था। उस घटना से जो क्रांति शुरू हुई थी वो धीरे धीरे करके इस तरह से ख़त्म हो गई। और उसका कारण भी ये था कि वो क्रांति पूरी तरह से प्लानिंग उसकी सही नहीं हो पाई थी, और जिस तरह से उसको होना चाहिए था वैसे नहीं हो पाई थी, जल्दी शुरू हो गई थी और सब जगह एक साथ नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से अंग्रेज सरकार को अपना मौका मिल गया। कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। अब यहाँ पर ये जो कारण हैं ये यहाँ पर सामने आएंगे कि क्या क्या कारण रहे इस क्रांति के असफल होने के। फॉलोइंग वर द कॉजेज़ ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट। The revolt was not widespread. It was confined to some parts of northern and central India. Most states like Sindh, Punjab, Rajputana, Kashmir, and northeastern states did not take part in the struggle. कि एक तो ये जो क्रांति हुई ये पूरी तरह से फैली हुई नहीं थी, पूरी तरह से इसकी फैल नहीं पाई, सब जगह एक नहीं हो पाई, और जो नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया थे वहीं के कुछ हिस्सों में ये रही, और कुछ स्टेट जैसे सिंध, पंजाब, राजपूताना, कश्मीर ये सब इसमें शामिल नहीं हो पाए थे। द चीफ कॉज ऑफ द फेलियर वॉज दैट देयर वॉज नो नेशनल फीलिंग अमंग द इंडियंस। और एक जो कारण था कि जो सारे लोग अलग अलग अपना क्रांति जो कर रहे थे उनमें कोई एकजुटता नहीं थी, एक देश वाली फीलिंग नहीं थी, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। और उसका भी कारण ये था कि सब अपनी अपनी रियासतों का और उसमें इंटरेस्ट देखते थे। एक नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की कोई भावना उस वक्त नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एक कोई आज जैसा इंडिया उस वक्त तक नहीं था। मोस्ट ऑफ द प्रिंसेस एंड रूलर्स हु फॉट वर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर ओन टेरिटरीज। और ज़्यादातर जो राजकुमार या राजा वगैरह लड़े इस क्रांति में, उनका इंटरेस्ट सिर्फ अपने जगह के लिए लड़ना था, कि कानपुर वाला कानपुर के लिए लड़ रहा है, लखनऊ वाला लखनऊ के लिए लड़ रहा है, दिल्ली वाला दिल्ली के लिए लड़ रहा है। तो इस तरीके से अपने अपने जो जगह थी उसको बचाने के लिए ही वो लोग लड़ रहे थे। और चूँकि छोटे छोटे सेना और छोटे छोटे जगहों के जो वो थे वो अगर अपने लिए लड़ भी रहे थे और जीत भी लिया, लेकिन अंग्रेज़ी सेना तो बड़ी थी, बाद में तो उन्होंने दोबारा कब्जा कर लिया। और यही सब लोग अगर एक साथ होते तो शायद ऐसा नहीं हो पाता, अंग्रेज़ी सेना दोबारा कब्जा नहीं कर पाती। The Muslims were fighting because they wanted to install Bahadur Shah Zafar as the emperor of Hindustan and thus continue the Muslim rule in India, while the Hindus wanted to establish the Maratha rule. जो मुस्लिम सारे लोग थे वो इसलिए लड़ रहे थे कि बहादुर शाह जफ़र को वो दोबारा बादशाह बनाते हुए देखना चाहते थे, और हिंदू इसलिए लड़ रहे थे कि वो मराठा रूल लाना चाहते थे। द रेबल्स वर नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। जो क्रांतिकारी थे वो पूरी तरह से वेल ऑर्गेनाइज नहीं थे, मतलब उनकी व्यवस्थित ठीक तरीके से नहीं थे, उनका कोई योजना नहीं थी, कोई ठीक तरीके से डिसिप्लिन नहीं था कि कैसे क्या काम करना है, कैसे करना है। द होल मूवमेंट लैक्ड अ थर्स्ट एंड डायरेक्शन। और जो पूरा ये जो क्रांति हुई इसमें कोई ये नहीं था कि किस पॉलिसी से, किस नीति से आगे बढ़ना, किस दिशा में आगे बढ़ना है। द एजुकेटेड मिडिल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रेबल्स as its members were great admirers of the British। और यहाँ का जो मध्यम वर्गीय था, पढ़ा लिखा जो भारत के का तबका था, जो बहुत कोई गरीब नहीं था, मिडिल क्लास का था, उन्होंने इस क्रांति को सपोर्ट नहीं किया था भारत के लोगों ने, क्योंकि उनकी नज़र में अंग्रेज़ गलत नहीं थे। उनकी नज़र में ये था, द एजुकेटेड मिडिल क्लास लुक्ड अपॉन द ब्रिटिश एज प्रोग्रेसिव एंड थॉट that only they could take India into the modern age. They also supported the British in their bid to remove social evils from the India। तो क्यों वो इस क्रांति को सपोर्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि वो अंग्रेज़ों को प्रोग्रेसिव यानी विकासशील मानते थे, कि ये मॉडर्न सोच वाले लोग हैं, आधुनिक सोच वाले लोग हैं, और ये अंग्रेज़ ही इंडिया को आधुनिक युग में ले जा सकते हैं, नए ज़माने की तरफ ले जा सकते हैं। और वो इसलिए भी अंग्रेज़ों का सपोर्ट करते थे कि ये जो सामाजिक बुराइयां, पुराने गलत रीति रिवाज, जाति प्रथा, ये सारी ये चीज़ें इंडिया में थीं,
ये ब्रिटिश अंग्रेज ही इसको यहाँ से हटा सकते थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों को सपोर्ट भी करते थे, इसलिए उन्होंने इस क्रांति में साथ नहीं दिया। द ब्रिटिश आर्मी वॉज बेटर इक्विप्ड देन द इंडियंस हु फॉट विथ ओल्ड फैशन वेपन्स। और जो अंग्रेज़ सेना थी उनके पास ज़्यादा अच्छे नए ज़माने के हथियार थे, जबकि जो भारत के सैनिक थे उनके पास पुराने ज़माने के हथियार थे। A very important reason for the failure for the revolt and the disorganized manner in which it was carried out was that it broke out much earlier than the fixed date। और एक कारण ये भी था कि जो ये फेल हुआ, और ये सबसे बड़ा कारण था कि जो एक डेट फिक्स की गई थी इस क्रांति को एक साथ करने की सब जगह, ये उसके पहले ही शुरू हो गई और अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे होने लगी, जिससे the outbreak of the revolt was not simultaneous in all parts of the country. This gave the British government sufficient warning and time to consolidate its forces to tackle the rebellion। और ये जो क्रांति शुरू हो गई ये एक साथ शुरू नहीं हुई और पहले शुरू हो गई, कहीं पहले कहीं फिर देर में हुई। तो इससे क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ सरकार थी उसको टाइम मिल गया, उसको चेतावनी मिल गई। दूसरी जगहों पे जब ये होने लगा तो बाकी जगह जहाँ नहीं हुई थी वहाँ के लिए वो सावधान हो गए और फिर उन्होंने आराम से जो बागी लोग थे, क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर काबू कर लिया। अब रिजल्ट्स क्या निकला, रिजल्ट ऑफ द रिवॉल्ट, परिणाम क्या हुए इसके बाद, फेल होने के बाद। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऑल्दो इट वॉज सप्रेस्ड विद अ हैवी हैंड येट इट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स। तो जो ये क्रांति हुई 1857 की, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई जो आधुनिक भारत है उसके इतिहास में। हालांकि ये फेल हो गई थी, इसको दबा दिया गया था, लेकिन फिर भी इससे कोई बहुत सारे ऐसे असर पड़े जो बाद में काफ़ी लंबे टाइम तक होते रहे। जैसे एक तो यहाँ पर ये कंपनी का रूल ख़त्म हो गया। कौन सी कंपनी का? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो अंग्रेज़ों की वो कंपनी थी जिस कंपनी के नाम से वो लोग यहाँ पर व्यापार करने आए थे। व्यापार करते करते उन्होंने अपना राज स्थापित कर लिया था, और जब ये बगावत हुई तो जो इंग्लैंड की महारानी थी उसने कंपनी का जो रूल है वो ख़त्म करके फिर वो महारानी के अंडर में ये रूल चला गया। यानी रहे तो वो अंग्रेज़ ही हिंदुस्तान के ऊपर जो शासन कर रहे थे, लेकिन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, फिर ये जो क्रांति हुई इसके बाद से वो राजकाज रानी की उसमें चला गया। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड एन एक्ट फॉर द better government of India in 1858, whereby the administration responsibility was passed into the hands of the British Queen and her Parliament। तो जो ब्रिटिश संसद थी उसमें एक एक्ट पास हुआ जिसके अनुसार जो भारत का जो राजकाज था वो ब्रिटिश जो रानी थी वो और उसके पार्लियामेंट, उसकी संसद के हाथ में चला गया था। ये आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पिक्चर, ये उस वक्त की ब्रिटिश की महारानी थी। विद दिस द रूल ऑफ द कंपनी केम टू एन एंड। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के ऊपर से राज का एंड हो गया था। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज एबॉलिश्ड एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैड नो पावर लेफ्ट। अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज टू टेक द प्लेस ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो पहले जो एक बोर्ड बनाया गया था जो राजकाज चलाता था उसको ख़त्म कर दिया गया था और एक सेक्रेटरी की नियुक्ति कर दी गई थी जो कि बोर्ड के अध्यक्ष की जगह पर ये इस राजकाज की देखरेख करने लगा। ही वॉज एडवाइज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ 15 मेंबर्स। और उसके नीचे एक 15 लोगों का, 15 सदस्यों का एक बोर्ड बना दिया गया था जो उसको सलाह देते थे कि कैसे कैसे क्या होना चाहिए। द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज चेंज्ड while he remained governor general of the provinces under his rule. He came to be known as viceroy while dealing with nawabs, rajas and native princes। और जो पदवी थी गवर्नर जनरल की उसको भी बदल दिया गया। पावर उसके वही थे, अधिकार उसके वही थे गवर्नर जनरल के, और अंग्रेज़ी शासन व्यवस्था में जो उनकी रानी की सरकार चल रही थी उसमें तो गवर्नर जनरल के ही तौर पे जाना जाता था। लेकिन जब यहाँ के जो राजे महाराजे थे, नवाब थे और जो राजकुमार थे, उनके साथ जब उसकी डीलिंग रहती थी तो वाइसरॉय के नाम से उनको
पुकारा जाता था। जो गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल होते थे, फिर वाइस रॉय होने लगे। चेंज इन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियन स्टेट। अब इसके बाद से जो चेंजेस आए उसमें ये भी हुआ कि जो पुराने भारत के राजे महाराजे जिनके राज्य ले लिए गए थे, उनके साथ थोड़ा सा रवैया नरम कर दिया ये ब्रिटिश राज ने, जो रानी का राज था। टू अपीज नेटिव प्रिंसेस, द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड दैट दे वुड ऑनर all treaties and the agreement entered into by the East India Company with the native rulers। उन्होंने ये कहा कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके साथ वायदे किए थे या जो भी एग्रीमेंट किए थे वो सारी चीज़ें मानी जाएंगी। फर्दर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज अबैंडन्ड एंड द राइट टू एडॉप्टेशन रिकग्नाइज्ड। और जो एक नियम उन्होंने बनाया था कि गोद लिए हुए बच्चे को वो लोग मान्यता नहीं देते थे, उस रूल को भी ख़त्म कर दिया गया। यानी अब मान्यता दी जाने लगी और जो गोद लेने की प्रक्रिया थी उसको भी मान लिया गया था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर कोई राजा आखिरी मर जाए तो उसकी किसी दूसरे वारिस को, अगर उसका खुद का बेटा है तभी वो राजा बनता था, अगर कोई और है तो उसको नहीं बनने देते थे। तो ये वाला नियम भी चेंज कर दिया गया। इसको भी मान लिया गया कि अगर उसका खुद का बेटा नहीं है राजा का, तो कोई उसका दूसरा जिसको राजा अपना वारिस बनाना चाहे अपने रिश्तेदारों में से या किसी को, तो वो भी माना जाएगा। द इंडियन प्रिंसेस वर अश्योर्ड दैट द टेरिटरीज वुड नेवर बी एनेक्स्ड। और जो भारत के जो और दूसरे राजघराने थे उनको ये वायदा किया गया कि उनके जो राजघराने हैं या उनके जो जहाँ जहाँ उनका राज चल रहा है उनको ब्रिटिश राज में नहीं मिलाया जाएगा। Henceforth the continual existence of native states was guaranteed। और इस तरह से जो वहाँ के यहाँ के जो भारत के और दूसरे राज्य थे जिन पे भारत के राजाओं की इनकी हुकूमत थी, उनको जो है एक तरीके से गारंटी मिल गई कि अब वो अपना उनका राज चलता रहेगा। However, there were clearly defined restrictions and limitations to them। हालांकि इनके ऊपर कुछ शर्तें भी लगा दी गई थी, लेकिन उनको फ्री रहने का एक वायदा कर दिया गया था कि उनको उनका राज उन्हीं के पास रहेगा। द मिलिट्री प्रोविस वॉज ग्रेटली रिड्यूस्ड। और उनको जो है सेना की जो उनकी क्षमता थी उसको भी काफ़ी कम कर दिया गया था। एंड ऑफ पेशवाशिप एंड द मुगल रूल। नाना साहिब escaped after the revolt as he had actively taken part in it। He could not be traced after that। जो नाना साहब थे वो जब कानपुर में उन्होंने पहले तो कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में जब अंग्रेजी सेना ने दोबारा उसको कानपुर को अपने कब्जे में लिया तो नाना साहिब वहाँ से बच के निकल गए थे और दोबारा उनका कोई पता नहीं चल पाया था। विद हिज एस्केप द पेशवाशिप केम टू एन एंड। और उनके इस तरह से गायब हो जाने से पेशवा की जो पदवी थी वो ख़त्म हो गई। द टाइटल ऑफ मुगल एम्परर वॉज ऑल्सो एबॉलिश्ड एट द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफ़र died in 1862 and he also took part in the revolt। और इसी तरीके से जो मुग़ल बादशाह थे उनका भी मुग़ल बादशाह की जो पदवी थी वो बहादुर शाह ज़फ़र के 1862 में मरने के बाद ख़त्म हो गई, क्योंकि उन्होंने भी, बहादुर शाह ज़फ़र ने भी क्रांति में हिस्सा लिया था। तो वो एक तरीके से ये दोनों मुजरिम माने गए, बहादुर शाह ज़फ़र और नाना साहिब। तो इनकी ये पदवियाँ भी ख़त्म हो गई और इनके किसी वारिस को वो पदवी दे के आगे नहीं बढ़ाया गया, क्योंकि इन्होंने क्रांति में हिस्सा लिया था और एक मुजरिम के तौर पे होने की वजह से इनके किसी भी वारिस को ये पदवी आगे नहीं दी गई। दस केम द एंड ऑफ द ग्लोरियस मुगल डायनेस्टी फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और इस तरीके से जो 1526 में बाबर ने जो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी पानीपत की पहली लड़ाई के बाद, तो अब उसका ये 1862 में एंड हो गया बहादुर शाह ज़फ़र की मरने के साथ। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। और इसके और जो परिणाम हुए थे उसमें से एक ये भी हुआ कि रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, सेना का पुनर्गठन हुआ। द ब्रिटिश सोल्जर्स रियलाइज दैट द न्यूमेरिकल इन्फीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी वॉज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ द रिवॉल्ट। तो इससे जो ये क्रांति हुई थी, इससे एक बात ये भी समझ में आ गई थी अंग्रेज़ों को कि जो उनकी सेना थी उसमें भारत के सोल्जर ज़्यादा थे, भारतीय सैनिक ज़्यादा थे, अंग्रेज कम थे, इसीलिए ये क्रांति
हो गई थी। तो फिर उन्होंने क्या करा कि अंग्रेजी सेना में अंग्रेज सैनिकों की गिनती अब बढ़ा दी गई थी पहले से। द ब्रिटिश सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड इन नंबर्स विच मीन्स द एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज्ड। और जब अंग्रेज सैनिक बढ़ाए गए तो खर्चे भी बढ़ गए, क्योंकि भारत के सैनिकों तो ये लोग यहीं के यहीं लोकल थे और कम तनख्वाह देते थे। अंग्रेज सैनिक को बढ़ाने हैं तो वहाँ से बुलाने पड़ेंगे इंग्लैंड से, और जब बुलाएंगे उनको तनख्वाह ज़्यादा दी जानी पड़ेगी, उनके खर्चे ज़्यादा होंगे। आर्टिलरी एंड अदर एडवांस्ड मीन्स ऑफ वॉरफेयर वर इन द केयर ऑफ ब्रिटिश हैंड्स। और जो तोपें वगैरह होती थी, हथियार इस तरह के, वो पूरी तरह से जो अंग्रेजी सेना थे उसी के अधिकार में आ गए। In order to break down the unity of the Indian soldiers, they were divided and separated। और भारत के जो सैनिक थे उनको उनमें बंटवारा बना रहे, उनको वो अलग अलग रहे, तो उनकी बटालियन उनके अलग अलग कर दी गई और उनको अलग अलग जगह पोस्ट कर दिया गया। जैसे हम देखते हैं सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट और अलग अलग जगहों के हिसाब से जो रेजिमेंट बनाई गई हैं, आज भी ये उन्हीं अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई सब व्यवस्था आज भी भारतीय सेना में चल रही है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। और जो भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन यानी कि वित्तीय जो आर्थिक रूप से जो शोषण फिर उसके बाद किया गया, वो भी एक इसका परिणाम, जो क्रांति के फेल होने के बाद जो परिणाम निकला उसमें ये भी एक परिणाम निकला। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्री वॉज एन इनएविटेबल सिचुएशन आफ्टर द रिवॉल्ट। और जो आर्थिक शोषण होना था वो तो इस क्रांति के फेल होने के बाद होना ही होना था। इंडिया नाउ बिकेम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स एंड एन ऑलमोस्ट इनऑग्जॉस्टिबल फील्ड फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, फॉर इट ऑफर्ड अनलिमिटेड स्कोप for commercial and industrial enterprises like railways, steamers, tea and coffee plantation, etc। कि इसके बाद से फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने इसको पूरा अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए सब यहाँ पे उसी तरह से काम किया कि जैसा हम जानते हैं कि वहाँ की जो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी, वहाँ का माल यहाँ पे लाके डालना, और यहाँ का जो काम होता था, भारत के जो लोग जिस तरह का काम करते थे, उन्होंने अंग्रेज़ों ने फिर इस तरह की नीतियाँ बनाई कि यहाँ का काम बिल्कुल ख़त्म हो गया और वहाँ का उनकी इंडस्ट्री के चीज़ें यहाँ पर बिक्री के लिए वो लोग लाने लगे, और बाकी के जो यहाँ पे कामकाज थे वो रेलवे के, स्टीमर्स, टी और कॉफ़ी प्लांटेशन, जिससे कि वो चाय, कॉफ़ी और इन सब का बाहर एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे देशों को। तो ऐसी चीज़ों में ही उनका दिल दिमाग रहा। इंडिया को, कंट्री को फ़ायदा हो वो नहीं सोचा उन्होंने, सिर्फ अपने जिस चीज़ में उनका फ़ायदा था उस तरह की बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी उन्होंने की यहाँ पर। द ब्रिटिश henceforth started abusing political power for the enhancement of their commercial and economic interest। और अपने जो बिजनेस से रिलेटेड फ़ायदे थे, आर्थिक फ़ायदे थे, पैसे से जुड़े हुए फ़ायदे थे, उसको हासिल करने के लिए जो उनके पास ताकत, पॉलिटिकल पावर थी, उसका भी उन्होंने मिसयूज़ किया। फिर जो उसके और जो परिणाम हुए उसमें एक परिणाम ये भी था, राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीयता की, राष्ट्रवाद की भावना भी पैदा हुई भारत के लोगों में। द सेक्रीफाइसेस ऑफ सम ग्रेट इंडियन रूलर्स ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अराउज्ड फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग मैन। जैसे कि जो क्रांति जो हुई, जो यहाँ के लोग थे, राजा या जो शासक थे यहाँ के, जो उन्होंने 1857 की क्रांति में पार्ट लिया था और जो अपनी कुर्बानियाँ दी थी, तो उससे भी लोगों के मन में एक राष्ट्रवाद की बहुत ज़्यादा भावना पैदा हो गई थी। नाना साहेब, रानी ऑफ झांसी एंड बहादुर शाह बिकेम नेशनल हीरोज़। तो ये जो लोग थे, नाना साहेब, झांसी की रानी और बहादुर शाह ज़फ़र, ये लोग लोगों के हीरो बन गए थे, क्योंकि ये इन लोगों ने उस क्रांति में भाग लिया था और इनकी डेथ भी हो गई थी। झांसी की रानी शहीद हुई, बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ्तार हुए, नाना साहिब को जो है गायब होना पड़ा। तो ये सारे लोग इनकी नज़रों में, पब्लिक की नज़रों में हीरो बन गए थे। पीपल सेलिब्रेटेड देयर हीरोइज्म एंड देयर अटेम्प्ट्स टू फाइट फॉर फ्रीडम। और लोगों ने इनके जो है उनकी कोशिश को बड़ा सराहना की। द रिवॉल्ट बिकेम अ सिंबल ऑफ चैलेंज टू द माइटी ब्रिटिश पावर इन इंडिया। और ये जो क्रांति थी वो एक तरीके से उनको जो चुनौती मिली अंग्रेजी राज को, हुकूमत को, वो इसका एक प्रतीक बन गई थी
कि किस तरह से भारत के लोगों ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी। तो एक गौरव करने का, गर्व करने का एक वो जरिया बन गया था ये जो क्रांति हुई थी। फिर इसके बाद ये भी हुआ पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने पॉलिसी ऐसी चली जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाई। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड यूनिटी एंड फॉट टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल के लड़ाई लड़ी थी। The British government realized that the unity of the Hindus and Muslims was posing a serious threat, and thereafter the best thing would be to create a wall between the two communities. और अंग्रेजी सरकार ने ये अच्छी तरह समझ लिया था कि हिंदुओं की और मुसलमानों की जो यूनिटी है, एकता है, ये बहुत बड़ा खतरा है उनके लिए। और अगर उनको आगे भी राज करना है तो इसमें कोई उनके बीच में एक दीवार खड़ी करनी पड़ेगी। Thus they adopted the divide and rule that completely destroyed the relationship। और इसलिए फिर उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे कि हिंदुओं और मुसलमानों के जो रिश्ते थे वो आपस में उनने खराब कर दिए। एज द मुस्लिम्स हैड टेकन अ प्रोमिनेंट रोल इन द रिवॉल्ट, दे वर डिप्राइव्ड अ पैटर्नेज इन एजुकेशन, बिजनेस एंड सर्विसेज, एंड हिंदूज वर गिवन प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। और चूँकि मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी तादाद में इस क्रांति में हिस्सा लिया था, तो उनको एक तरीके से इसकी सज़ा देने के लिए अंग्रेजी सरकार ने उनको शिक्षा से, बिजनेस से और सब तरह की नौकरियों से इनसे उनसे दूर रखा, और हिंदुओं को जो है वरीयता देते हुए आगे किया। एट अ लेटर स्टेज द पॉलिसी वॉज रिवर्स्ड। और कुछ टाइम के बाद उन्होंने ये नीति उल्टी कर दी, फिर वो मुसलमानों को प्रेफरेंस देने लगे और हिंदुओं को नहीं देने लगे। तो ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अलग अलग टाइम पे दोनों जो है इनके लिए खतरा भी ना बने, दोनों को ये बहला भी दें कि देखो तुम्हारे साथ भी अच्छा किया, तुम्हारे साथ भी अच्छा किया। लेकिन जब एक के साथ अच्छा किया तो दूसरे के साथ बुरा किया, जब दूसरे के साथ बुरा किया, दूसरे के साथ अच्छा किया तो पहले के साथ बुरा कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने अपना खेल खेला। द ब्रिटिश यूज्ड दिस डिसहार्मनी टू देयर एडवांटेज एंड वाइडेंड द गल्फ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज़। और ये खेल उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए खेला, और दोनों जो कम्युनिटी थी, हिंदू समाज और मुस्लिम समाज था, उनके बीच में ये दूरियां इन्होंने इस काम से बढ़ा दी। इट वॉज ऑन दिस ग्राउंड दैट इंडिया हैड टू बी पार्टीशनड ऑन द इवेंट ऑफ हर इंडिपेंडेंस इन 1947। और यही वो बीज था जो उन्होंने बोया था, जिसकी वजह से जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके दो टुकड़े हो गए, क्योंकि वो जो बीज वो बो चुके थे, वो बीज नफ़रत का जो पैदा, उसका पौधा जो बना, उसके रिज़ल्ट के तौर पे ही जब भारत आज़ाद हो गया तब भी उसके दो टुकड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तौर पे हुए। तो ये यहाँ पे लेसन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं याद करने के लिए। जो म्यूटिनी है उसका मतलब होता है कि विद्रोह, रेबिलियन अगेंस्ट एन अथॉरिटी, किसी सरकार या किसी अथॉरिटी या किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी उसके खिलाफ जो है विद्रोह करना, उसकी बात ना मान के अपना करना, उसको म्यूटनी कहते हैं। कार्ट्रिजेस जो है केस कंटेनिंग बुलेट्स एंड एक्सप्लोजिव्स फॉर फायर आर्म्स। तो कार्ट्रिजेस जो होती हैं वो गोलियां जिसमें होती हैं, बंदूकों में इस्तेमाल होने वाली गोलियां, कारतूस, उसको कार्ट्रिजेस कहते हैं। ग्रीवेंसेस, कंप्लेंट ड्यू टू सर्टेन एक्टिविटीज़ कॉज ऑफ ग्रीफ, यानी जो लोगों के दुख दर्द हैं और किसी शिकायत जो पैदा होती है, शिकायत जिस कारण से, उसको ग्रीवेंसेस कहते हैं। यहाँ पर ये मिसप्रिंट है, बाद में ये वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। और ये है टाइम टू रिवाइज। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 was the most severe outbursts of anger and discontent accumulated in the hearts of various sections of the Indian society। तो 1857 की ये जो क्रांति थी, ये एक बहुत ही सीरियस, गंभीर एक आउटबस्ट का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ का फूटना। ये जो क्रांति एक तरीके से फूटी, ये उस गुस्से और असंतुष्टि का परिणाम था जो कि लोगों के दिल दिमाग में बैठ चुकी थी कई सालों के बीच में भारतीय समाज में, उसकी वजह से ये क्रांति हुई थी। दो द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर्स इन द सर्विस
of the East India Company, it soon proliferated all over the country. हालांकि ये क्रांति जो शुरू हुई थी वो सैनिकों के बीच में शुरू हुई थी जो अंग्रेज सरकार में काम करते थे, भर्ती थे, लेकिन ये जल्दी ही पूरे भारत में, पूरी कंट्री में फैल गई थी, उसके बड़े हिस्से में भारत के. द लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश कॉज्ड ग्रेट हार्डशिप्स एंड मिजरी अमंग द पीजेंट्स. तो जो भारत का जो लगान का सिस्टम था, जो ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने लागू किया था, उससे भी यहाँ के किसान बड़े परेशानी में थे, बहुत मुश्किलों में थे, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी उससे. द मिथ अबाउट द सुपीरियरिटी ऑफ ब्रिटिश वर शैटर्ड व्हेन दे वर बैडली बीटन इन द फर्स्ट अफगान वॉर. और जो अंग्रेज़ सेना थी उनके बारे में जो ये सोच थी कि इनको कोई हरा नहीं सकता है, वो सोच भी ख़त्म हो गई थी जब उनको पहली अफ़गान की पहली लड़ाई में बुरी तरह से मार खानी पड़ी थी. द डिसकंटेंट अमंग इंडियंस was growing and all that was needed was a spark to trigger off an explosion. और ये जो असंतुष्टि थी, नाराज़गी थी, ये सभी भारतीयों के मन में पैदा हो गई थी, बढ़ रही थी धीरे धीरे, और इसको सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी एक धमाके में बदलने के लिए. On 29 March 1857, Mangal Pandey, a sepoy at Barakpur, refused to use the greased cartridges on the ground that these cartridges contained cow's fat. और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो एक सिपाही था बैरकपुर में अंग्रेज सेना में, उसने जो है कार्ट्रिजेस, ग्रीस कार्ट्रिजेस को, चिकनाई लगी हुई कार्ट्रिजेस को इस्तेमाल करने से मना कर दिया था, ये कह के कि इसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, इस्तेमाल की गई है. In Kanpur, Nana Sahib, whom Dalhousie refused to acknowledge as the Peshwa, led the revolt. कानपुर में नाना साहिब ने क्रांति का नेतृत्व किया था, जिसको कि डलहौजी ने पेशवा मानने से इनकार कर दिया था. In Jhansi, the brave Rani Lakshmibai fought the forces of Sir Hugh Rose. झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने जनरल ह्यूरोज की सेना से लड़ाई लड़ी थी या युद्ध किया था. A very important reason for the failure of the revolt and the disorganized manner which it was carried out was that it broke out much earlier than the fixed date. और जो एक सबसे खास जो कारण था जो इस क्रांति की असफलता का, और ये जिस तरह से डिसऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित तरीके से हुई, उसका कारण ये था कि ये पहले ही फूट गई क्रांति, पहले ही शुरू हो गई, जो डेट इसकी फिक्स की गई थी उस डेट से काफ़ी पहले. तो ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था इसके असफल होने का. द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया. ऑल्दो इट वॉज सप्रेस्ड विद अ हैवी हैंड, येट इट हैड फार रीचिंग इफेक्ट्स. और जो 1857 की क्रांति थी उसका आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है. हालांकि ये इसको दबा दिया गया था, फिर भी इस क्रांति के असर बाद में आने वाले टाइम तक भी रहे. द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम्स was posing a serious threat, and therefore the best thing would be to create a wall between the two communities. Thus they adopted the divide and rule that completely destroyed the relationship. और जो अंग्रेज़ी सरकार थी उसने ये समझ लिया था बहुत अच्छी तरीके से कि हिंदू और मुसलमानों की जो एकता है वो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, और इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में दीवार खड़ी हो जाए. तो इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के बांटो और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिससे कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए. तो ये यहाँ पर इसका ये जो मेन पॉइंट्स है वो भी अब हमने देख लिए हैं रिवीजन के. यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स और ये बाकी की एक्सरसाइजेज हैं जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में वीडियो में के फॉर्म में या पीडीएफ के फॉर्म में बता दिए जाएंगे. तब तक के लिए आप इसको अपनी तरफ से इस लेसन को और ज़्यादा रिवाइज़ करिए. कोई अगर आपको परेशानी हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप इसको पूछ लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको ये सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे नेक्स्ट पार्ट में. तो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर. आपको फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय.